हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। डेफिनेट सक्सेस पाठशाला में मैं रूपाली वर्मा आप सभी को हिंदी सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी आपका सिलेबस है वो सब पढ़ाती हूँ। तो अभी तक हमने जो पढ़ा है वो है क्लास 9, 10 कोर्स ए एंड कोर्स बी। तो आज जो हम लेकर आए हैं वीडियो वो है हमारे क्लास 9th कोर्स ए के स्टूडेंट्स के लिए। तो जो आपका क्लास है 9th, इसमें आप लोग फर्स्ट टाइम जो है हायर क्लासेस में आए हो तो थोड़ा सा डर लगता है भाई कि किस तरीके से पेपर आएगा, क्या आएगा। तो सभी कुछ मैंने आपको अच्छे से समझाया और बताया हुआ है, क्योंकि मैंने आपको एक बार मार्किंग स्कीम समझाई भी थी कि किस किस तरीके से पेपर आपका आने वाला है, कैसे कितने नंबर के अपठित बोध आएगा, कितने नंबर का आपका व्याकरण है, किस तरीके से पूछा जाएगा, सभी कुछ बताया हुआ। तो एक चीज़ और भी मैंने आपको बताई थी कि आपका क्वेश्चन पेपर 2 तरीके के प्रश्नों के साथ प्रेजेंट होगा। वो क्वेश्चंस रहेंगे आपके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मतलब रहते हैं जहाँ पर आपका एक क्वेश्चन रहेगा और 4 ऑप्शंस रहेंगे। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेगा और आपको पूरा डिटेल में उसका आंसर देना होगा विद इन वर्ड लिमिट्स। ठीक है। तो अब जब हमने अपना पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन ख़त्म कर लिया, जहाँ पर हमने आपके दोनों बुक्स व्याकरण और लेखन कंप्लीट कर लिया, अब हम आ गए हैं अपने एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस पे। इनकी प्रैक्टिस भी हमारे लिए ज़रूरी है। तो अब इनमें सबसे पहले मैं आपको करा रही हूँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है। अब ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको कहाँ से आने वाले हैं? ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके पास में आएंगे, आपकी सिर्फ एक बुक है, वो है क्षितिज भाग 1 से ही आएंगे। अब क्षितिज भाग 1 से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आपके 2 खंडों से अलग अलग आएंगे, गद्य खंड से अलग आएंगे और काव्य खंड से अलग आएंगे। गद्य खंड में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे वो होंगे गद्यांश आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न, और जो काव्य खंड से आएंगे वो होंगे काव्यांश आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न। तो मैं ये दोनों ही खंडों के प्रश्न आपको करा रही हूँ। तो अभी तक आपने देख लिया है कि हमने 5 चैप्टर अपनी क्षितिज बुक के गद्य खंड के कंप्लीट कर लिए। 2 बैलों की कथा, लिहाजा की ओर, उपभोक्तावाद की संस्कृति, सावले सपनों की याद और प्रेमचंद के फटे जूते, ये 5 चैप्टर के हम अभी तक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कर चुके हैं, वो भी गद्यांश आधारित और संपूर्ण पाठ आधारित दोनों। उसी तरीके से आज हम कर रहे हैं गद्य खंड का अपना अंतिम अध्याय, क्योंकि इसके बाद चैप्टर नंबर 7 से हमारा शुरू हो जाएगा काव्य खंड। ठीक है। तो ये जो आज हम करने जा रहे हैं मेरे बचपन के दिन। ठीक है। तो याद रखिए, क्लास 9th हिंदी कोर्स ए क्षितिज भाग 1 गद्य खंड का 6ठा अध्याय है मेरे बचपन के दिन। अब ये किसके बचपन के दिन हम लोग देख रहे हैं? वो है महादेवी वर्मा के बचपन के दिन। चैप्टर पूरा डिटेल में आपको समझा चुकी हूँ। महादेवी वर्मा का जन्म कैसे हुआ, कितनी मान्यताओं के बाद हुआ, उनकी माताजी क्या थी, पिताजी क्या थे, सब कुछ मैंने इवन बता दिया। वो कहाँ हॉस्टल में क्रॉसवेल्थ स्कूल में रहने गई, वहाँ पर क्या क्या सारी चीज़ें हुई, सुभद्रा कुमारी चौहान से उनकी पहचान हो, चाहे उनके घर के बगल में रहने वाली उनकी जवारा की बेगम हो जिनके साथ उनके बहुत ही नज़दीकी संबंध रहे। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में समझाया है। आज हम करने जा रहे हैं उनके बहुविकल्पीय प्रश्न, जो कि रहेंगे गद्यांश आधारित भी और संपूर्ण पाठ आधारित भी। तो सबसे पहले जो हम लेकर आ रहे हैं वो है हमारा पहला गद्यांश। करीबन यहाँ पर आपके पास 6 गद्यांश रखे गए हैं। पहला गद्यांश देखिए क्या है। पहला गद्यांश है, बचपन की स्मृतियों में एक विचित्र सा आकर्षण होता है। ये बात 100% श्योर। देखो, आप लोग अभी जो है ना वो टीन एज में आ चुके हो, अभी बचपन आपका बहुत नियर बाय था, आप अभी अपने बचपन को मिस नहीं करोगे। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी तो आपको वो अपने बचपन के दिन बहुत याद आएंगे। मतलब वो एकदम निश्चिंतता वाला प्लेस टाइम होता है, किसी चीज़ की टेंशन नहीं, कुछ नहीं। लेकिन जब हम बचपन में रहते हैं ना, हमें लगता है कि हाय जल्दी से बड़े हो जाएं तो हम ये कर लेंगे, जल्दी से बड़े हो जाए तो हम वो कर लें। लेकिन नहीं, बड़े होने के बाद इतनी ज़्यादा जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, सब होता है ना, उनसे जी घबराता है। लगता है कि नहीं, बचपन के वो जो निश्चिंत वाले बिना निश्चिंत के जो दिन थे बहुत अच्छे थे। इसीलिए उन्होंने कहा कि बचपन की स्मृतियों में एक विचित्र सा आकर्षण होता है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं उन आकर्षण में बंधे रहते हैं। कभी कभी लगता है जैसे सपने में सब देखा होगा, यानी कि वो बचपन जैसे लगता है एक सपना था, बीत गया। परिस्थितियां बहुत बदल जाती हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं चीज़ें बदलती जाती हैं। अपने परिवार में मैं कई पीढ़ियों के बाद उत्पन्न हुई। अब ऐसा क्यों है, रीज़न बताते हैं। मेरे परिवार में प्रायः 200 वर्ष तक कोई लड़की थी ही नहीं। सुन, ठीक है।
सुना है उसके पहले लड़कियों को पैदा होते ही परम धाम भेज देते थे। अब क्या था, जो महादेवी वर्मा है उनका जन्म जो हुआ, उनके परिवार में 200 साल तक कोई लड़की पैदा नहीं हुई। 200 साल बाद महादेवी वर्मा पैदा हुई। ऐसा क्यों है? कहा जाता है कि भाई उनकी जो कुलदेवी रही वो दुर्गा रही, जी दुर्गा जी रही। तो दुर्गा जी के आप कुलदेवी होते हुए और उनके यहाँ ये था कि भाई लड़की पैदा हो और उसके बाद परम धाम भेज दो, अर्थात उसको तुरंत ही मार दिया जाता था। ऐसा बहुत पहले हुआ करता था, लड़कियों को घर में जन्मने नहीं दिया जाता था, ठीक है। तो वो चीज़ जो है बहुत गलत थी। तो इसी वजह से दुर्गा जी कुपित हुई और 200 साल तक उनके परिवार में कोई लड़की ही नहीं हुई। फिर उसके बाद उनके बाबा ने बहुत दुर्गा पूजा की। हमारी कुल देवी दुर्गा थी, मैं उत्पन्न हुई तो मेरी बड़ी खातिर हुई और मुझे वह सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता है। अब देखिए क्या हुआ कि उनके बाबा जी थे ना, बाबा, उन्होंने बहुत पूजा अर्चना करी भगवान देवी दुर्गा की। तब देवी दुर्गा प्रसन्न हुई और उसके बाद यहाँ पर महादेवी वर्मा का जन्म हुआ। अब महादेवी वर्मा का जब जन्म हुआ, अब 200 साल बाद अगर लड़की होगी तो जाहिर सी बात है बड़ी खातिरदारी, आव भगत सब कुछ होगा। वैसा ही उनके साथ हुआ, बहुत ही नाजों के साथ उनको पाला गया। इवन जो उस समय जब महादेवी वर्मा का जन्म हुआ तो उस समय जो भी लड़कियों को बहुत सारी परेशानियां, भेदभाव, बहुत सारी चीज़ें सहना पड़ती थी, लेकिन महादेवी वर्मा को ऐसा कुछ भी नहीं सहना पड़ा। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये था कि भाई इतने साल बाद लड़की हुई है तो भाई उसको इस तरीके का, जाहिर सी बात है, नाजों में उठाकर रखा जाएगा। परिवार में बाबा फारसी और उर्दू जानते थे, पिता ने अंग्रेजी पढ़ी थी, हिंदी का कोई वातावरण नहीं था। अब देखिए महादेवी वर्मा खुद जो है वो हिंदी की इतनी बड़ी लेखिका है, कवयित्री भी हैं, उसके बावजूद जो है इनके परिवार में कोई हिंदी नहीं बोलता था, एक्सेप्ट इनकी माँ को ही माँ ही बोलती थी, ठीक है। तो वो अभी हम आगे वाले गद्यांश में देखेंगे। तो इन्होंने बताया इनके बाबा अर्थात दादाजी जो हैं वो क्या थे, फारसी और उर्दू बहुत ज्ञाता थे, पिताजी अंग्रेजी के ज्ञाता थे, मगर हिंदी को जानने वाला इनके परिवार में कोई भी नहीं था। ये था हमारा पहला गद्यांश और इस पर 5 प्रश्न है। पहला प्रश्न है, बचपन की स्मृतियों का क्या असर होता है? ये अजब विचित्र आकर्षण होता है। देखिए क्या, बचपन की स्मृतियों का विचित्र आकर्षण होता है। ऐसा लगता है जैसे सपने में सब देखा होगा, ऐसा प्रतीत होता है कि बचपन क्यों चला गया, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर क्या है, हम इन सभी को लगाएंगे, रीज़न क्यों है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो ना, विचित्र आकर्षण तो उन्होंने बताया था, उसके बाद उन्होंने बोला ना सपना सा लगता है, क्योंकि सब जैसे सपना में देखा लगता है। दूसरा चीज़, ऐसा प्रतीत होता है ये बचपन क्यों चला गया। ये तीनों ही चीज़ें उन्होंने महसूस करी थी। तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट आते हैं, परम धाम भेज देते थे। यहाँ परम धाम से क्या तात्पर्य है? परम धाम भेज देने का मतलब उन्हें मार दिया जाता था लड़कियों को। देखिए क्या है, मंदिर भेजना, मृत्युलोक भेजना अर्थात मार देना, उपरोक्त तो दोनों, या सोने भेजना। तो परम धाम भेजने का तात्पर्य है मृत्युलोक भेज देना अर्थात मार देना। लड़की पैदा हो इसके लिए लेखिका के बाबा ने क्या किया? लड़की पैदा हो इसके लिए लेखिका के बाबा क्या किया? उन्होंने जो है देवी दुर्गा की बहुत आराधना करी थी, है ना। चलिए देखते क्या है, यज्ञ करवाया, गरीबों में नित्य खाना बंटवाया, देवी दुर्गा की बहुत पूजा अर्चना की, 1008 लड़कियां नित्य खिलाओ, यानी उन्होंने खाना खिलाया। तो सही क्या है, देवी दुर्गा की बहुत पूजा अर्चना की। लेखिका की कुल देवी थी दुर्गा जी। कौन थी? दुर्गा जी। ऑप्शन देखिए, काली, दुर्गा, लक्ष्मी या सरस्वती। तो सही क्या है, दुर्गा जी थी। लेखिका अपने परिवार में कितने वर्षों बाद पैदा हुई? 200 वर्षों बाद हुई थी ना। 2 वर्षों बाद, 20 वर्ष बाद, 200 वर्षों बाद या 2000 वर्षों बाद। तो सही क्या है, 200 वर्षों बाद पैदा हुई थी। चलिए अब हम आ गए अपने दूसरे गद्यांश पे। इस गद्यांश को भी देखिए, चैप्टर पढ़ा हुआ है, सारी चीज़ें आपको अच्छे से पता है, बस क्या है मैं आपको बताती जा रही हूँ, समझाती जा रही हूँ। क्यों? क्योंकि देखिए जो क्वेश्चंस मैं लेकर आई हूँ ज़रूरी नहीं कि यही एज इट इज़ क्वेश्चन पूछ लिए जाएं, क्वेश्चंस के रूप बदल सकते हैं, इसलिए गद्यांश आपको समझना ज़रूरी, इसलिए मैं पूरा गद्यांश आपको पढ़ के हर एक चीज़ समझाती हूँ।
देखिए क्या है, मेरी माता जबलपुर से आई तब वे अपने साथ हिंदी लाई। तो अभी तो हमने क्या देखा था कि बाबा उर्दू फारसी बोलते थे, पिताजी अंग्रेजी बोलते थे, लेकिन जब उनकी माता जी आई यहाँ पर तो इस घर में उनके साथ हिंदी आई। कहाँ से आई थी वो? जबलपुर से। तो जबलपुर आप सभी को पता है ना, मध्य प्रदेश में है। वे पूजा पाठ भी बहुत करती थी। पहले पहल उन्होंने मुझको पंचतंत्र पढ़ना सिखाया। तो पंचतंत्र जानते, पंचतंत्र की कहानियाँ। तो वो पूजा पाठ करती थी, गीता पाठ करती थी, सब कुछ करती थी। तो इन्होंने सबसे पहले लेखिका को हिंदी के रूप में क्या, पंचतंत्र समझाया और पढ़ाया। बाबा कहते थे इसको हम विदुषी बनाएंगे। विद्वान का अपोजिट क्या होता है? विदुषी, यानी कि एक बहुत विद्वान बनाएंगे। मेरे संबंध में उनका विचार बहुत ऊंचा रहा, क्योंकि भाई बाबा ने इतनी पूजा अर्चना करके बेटी मांगी थी, तो जाहिर सी बात है ऐसे भी दादा लोगों के लिए पोतियां बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस होती हैं, पिताजी की बहुत प्यारी होती है। तो वो लोग एक बना लेते हैं कि भाई मैं अपनी लड़की को या अपनी पोती को ये बनाऊंगा। इसीलिए पंचतंत्र भी पढ़ा मैंने, संस्कृत भी पढ़ी। भाई विदिशु बनाएंगे तो ज़रूरी नहीं कि एक ही भाषा पढ़ें, और भी भाषाएं पढ़ें। तो उन्होंने क्या बताया कि पंचतंत्र इसीलिए पढ़ा, साथ में संस्कृत भी उन्होंने सीखी। ये अवश्य चाहते थे कि मैं उर्दू फारसी सीख लूँ। क्या सीख लूँ? वो अब दादा चूंकि उर्दू फारसी जानते थे तो उन्होंने कहा कि बेबे पोती को भी आना चाहिए, लेकिन वह मेरे बस की नहीं थी। अब उर्दू फारसी लेखिका कहती है कि मेरे बस की नहीं थी। दादाजी ने कोशिश तो बहुत करी, मौलवी साहब आते थे पढ़ाने, लेकिन वो पढ़ा ना पाए। मैंने जब एक दिन मौलवी साहब को देखा तो बस दूसरे दिन मैं चरपाई के नीचे जा छिपी। भाई मौलवी साहब आए पढ़ाने के लिए, जैसे उनको देखा डर गए और चारपाई के नीचे, मुझे नहीं पढ़ना मौलवी साहब से। तब पंडित जी आए संस्कृत पढ़ाने। उसके बाद पंडित जी संस्कृत पढ़ाने थे। माँ थोड़ी संस्कृत जानती थी, गीता में उन्हें विशेष रुचि थी। जैसे मैं बताया कि गीता पाठ करती थी, तो उन्हें गीता पढ़ना अच्छा लगता था। पूजा पाठ के समय मैं भी बैठ जाती और संस्कृत सुनी थी। तो संस्कृत का कैसे हुआ कि देखिए हम लोग के यहाँ जितने भी वेद पुराण है ये सभी संस्कृत में हैं। तो संस्कृत पढ़ते हैं तो धीरे धीरे एक हैबिट बन जाती है, ठीक है ना। पूजा पाठ के समय मैं भी बैठ जाती थी, संस्कृत सुनती थी। उनके उपरांत उन्होंने मिशन में रख दिया मुझको। मिशन स्कूल जो होते हैं ना, क्योंकि उस समय स्कूल्स जो हैं वो अंग्रेज़ों का वर्चस्व था, तो मिशन स्कूल्स जो हैं वो पढ़ाई में बेस्ट हुआ करते थे। तो फिर ये हुआ कि भाई चलो हिंदी संस्कृत तो घर में पढ़ रहे हैं, और की पढ़ाई के लिए अच्छा है कि इनको मिशन स्कूल में दाखिला करा दिया जाए। मिशन स्कूल में वातावरण दूसरा था, प्रार्थना दूसरी थी। अब चूंकि वहाँ पर मिशन स्कूल्स जो कॉन्वेंट वगैरह होते हैं ना, उनमें आप तो टोटल इंग्लिश वे में देखोगे, तो माहौल भी उसी तरीके से था, प्रार्थनाएं भी इंग्लिश में होती थी। मेरा मन नहीं लगा, मतलब महादेवी वर्मा जी का मन उन मिशन स्कूल्स में नहीं लगा, वहाँ जाना बंद कर दिया। अब उनको पसंद नहीं था। भाई देखिए लाड प्यार में पली है, तो जो नहीं पसंद तो घर वाले भी मान जाते हैं कि नहीं करना है। तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं जाऊँगी, तो उनको कहा कि नहीं करो, अच्छा ठीक है। जाने में रोने धोने लगी, तब उन्होंने मुझको क्रॉसवेल्थ गर्ल्स कॉलेज भेजा। कहाँ भेजा? क्रॉसवेल्थ गर्ल्स कॉलेज, जहाँ पे उनका एडमिशन 5th क्लास में कराया गया, जहाँ मैं 5वें दर्जे में भर्ती हुई। यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा था उस समय। हिंदू लड़कियाँ भी थीं, ईसाई लड़कियाँ भी थीं। हम लोगों का एक ही मेस में एक खाना था, और उस मेस में प्याज तक नहीं बनता था। तो समझ में आया कि जो क्रॉसवेल्थ गर्ल्स कॉलेज था वहाँ पर हिंदू मुस्लिम ईसाई लड़कियाँ सभी मिलजुल कर रहती थी, ठीक है। और इसके अलावा जो है वहाँ पर एक मेस था जिसमें सब खाना खाते थे, और उस मेस में प्याज तक नहीं बनता था, यानी कि टोटल जो है बिना लहसुन प्याज का खाना बनता था। तो खाने को लेकर भी कोई इशू नहीं था उनके साथ में। अब इस पर 5 प्रश्न है। पहला है, लेखिका की माता कहाँ की थी? अब हमने क्या पढ़ा था? जबलपुर की। तो जबलपुर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। तो देखिए मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, उपरोक्त सभी। तो सही क्या है? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट आते हैं, लेखिका की माँ का व्यक्तित्व कैसा था? अब उनके बारे में बताया गया ना कि भाई वो संस्कृत जानती थी, पूजा पाठ करती थी, गीता पाठ करती थी, तो वही सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं। अब इसमें देखिए क्या, शालीन, आस्तिक, सीधा साधा या उपरोक्त सभी। तो वो कैसी थी? यहाँ पर हम लगाएंगे उपरोक्त सभी। नेक्स्ट आते हैं, लेखिका की माँ को विशेष रुचि थी। किस चीज़ में थी? खाना बनाना, गीता पढ़ने, भाषा सीखने या बात करने में। तो उन्हें क्या था? गीता पाठन करने में उनकी विशेष रुचि थी।
लेखिका के वश में क्या नहीं था? उर्दू फारसी सीखना, क्योंकि मौलवी आए भैया नहीं सीखना, घुस गई चारपाई के नीचे, यही हुआ था ना। तो सही क्या है? उर्दू फारसी सीखना। नेक्स्ट आते हैं, लेखिका के मेस की क्या विशेषता थी? उनके मेस की क्या विशेषता थी? सभी धर्मों के लिए अलग अलग व्यवस्था थी, सभी धर्मों के अनुयायी एक साथ खाते थे, सबको अपने पसंद के खाने की आज़ादी थी, मांस मछली साप्ताहिक मिलता था। तो यहाँ पर क्या था कि सभी धर्मों के अनुयायी एक साथ खाते थे। आप चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी तरीके, किसी भी धर्म के हो, आप सभी के लिए एक ही मेस में एक ही खाना बनता था। ये विशेषता थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आ गए हम गद्यांश संख्या 3 पर। यहाँ क्या दिया गया है? वहां छात्रावास के हर एक कमरे में हम 4 छात्राएं रहती थी। एक रूम था, उस रूम में 4 बेड थे और 4 लोग एक साथ रहते थे। उनमें पहली ही साथिन सुभद्रा कुमारी मिली। अब सुभद्रा कुमारी कौन? महान लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान। तो उन 4 में एक बेड किसका था? सुभद्रा कुमारी जी का। 7वें दर्जे में वे मुझसे 2 साल सीनियर थी। लेखिका का एडमिशन किस में हुआ था? 5th क्लास में। और सुभद्रा कुमारी किस क्लास में थी? 7th क्लास में। तो कितना हुआ? 2 साल वो सीनियर थी सुभद्रा कुमारी, किससे? लेखिका से। वे कविता लिखती थी और मैं भी बचपन से तुक मिलाती आई थी। तो सुभद्रा कुमारी चौहान से जब ये मिली थी जाके वहां क्रॉसफेल्ड कॉलेज में, तब तक सुभद्रा कुमारी चौहान कविताएं लिखने लगी थी। और इधर महादेवी ने थोड़ा थोड़ा लिखना शुरू किया था। मतलब तुक मिलाने का काम जो है वो थोड़ा, अभी सुभद्रा कुमारी तो अच्छा लिखने लगी थी, लेकिन महादेवी वर्मा ने चूंकि अभी शुरू किया था तो वो थोड़ा थोड़ा ही लिख पाती थी। अभी बचपन में मैं माँ लिखती थी, पद भी गाती थी। तो बचपन में क्या था? माँ जो है लिखती थी और पद भी गाती थी। मीरा के पद विशेष रूप से गाती थी। कौन? माँ। सवेरे जो है जागिए कृपा निधान पंछी बन बोले, यही सुना जाता था। अब चूंकि बचपन में वो बता रही हैं कि भाई मैं अभी बचपन से तुक मिलाने लगी थी। अब ये तुक मिलाने का काम उन्होंने कैसे सीखा? माँ जो है वो लिखती भी थी और पद गाती थी। सवेरे सवेरे है जागिए कृपा निधान पंछी बन बोले, तो यहाँ बोल रहे थे कि कृपा निधान जागिए, सभी जगह जो है पंछी बोल रहे हैं। इस तरीके के जो पद हैं वो सुबह सुबह उनकी माँ गाया करती थी, जो बचपन से जो है लेखिका सुनती आई थी। प्रभाती गाती थी। कौन? माँ। शाम को मीरा का कोई पद गाती थी। सुन सुनकर मैंने भी ब्रज भाषा में लिखना आरंभ कर दिया था। तो अब आप सभी को पता है श्री कृष्ण की जो भी कृतियां ज्यादातर ब्रज भाषा में लिखी गई, तो ब्रज भाषा के जब ये गीत सुने गए, मीराबाई ने जो है मिली जुली भाषाओं में लिखा हुआ है। उन्होंने ब्रज भाषा में भी राजस्थानी, पंजाबी, सभी उनका मिला जुला स्वरूप रहता है। तो इस तरीके से उन्होंने क्या है, ज़्यादातर जब ब्रज भाषा में सुना तो यहाँ पर लेखिका ने भी ब्रज भाषा में लिखना शुरू कर दिया था। सुन सुनकर मैंने ब्रज भाषा में लिखना आरंभ किया। यहाँ आकर देखा कि सुभद्रा जी ये खड़ी बोली में लिखती थी। अब सुभद्रा जी किस में लिखती थी? खड़ी बोली में। मैं भी वैसा ही लिखने लगी। अब देखा, चूंकि अब हम वो पहले से तो ब्रज भाषा जानती ही थी, लेकिन अब खड़ी बोली जब उन्होंने देखा तो खड़ी बोली भी उन्होंने धीरे धीरे सीख ली और उसमें लिखना आरंभ कर दिया। लेकिन सुभद्रा जी बड़ी थी, प्रतिष्ठित हो चुकी थी, उनसे छिप छिपा कर लिखती थी मैं। अब सुभद्रा कुमारी जी काफ़ी पहले से लिखती आ रही हैं, लोगों के बीच में फेमस थी कि भाई ये बहुत अच्छा लेखन कार्य करती हैं। तो लेकिन तब भी क्या है, अब चूंकि वो प्रतिष्ठित हैं, तो यहाँ महादेवी वर्मा जी सुभद्रा कुमारी से छुप के लिखा करती थी। उनको पता नहीं चलने देती थी कि भाई मैं लिखती हूँ, लेकिन बाद में तो पता चल ही जाता है। अब इस पर देखिए प्रश्न है 5। पहला क्या है? लेखिका के स्कूल के छात्रावास में एक कमरे में कितनी छात्राएं रहती थी? कितनी छात्राएं थी? 4 छात्राएं थी। ठीक है ना? तो कितनी थी? 4 थी। छात्रावास में लेखिका की पहली साथिन कौन थी? पहली साथिन कौन बनी थी? सुभद्रा, शीला, मीरा या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो पहली साथिन कौन बनी थी? सुभद्रा, सुभद्रा कुमारी चौहान। जागिए कृपा निधान पंछी बन बोले, किसकी पंक्तियां हैं ये? सूरदास की, मीराबाई की, तुलसीदास की या कबीरदास की? तो ये पंक्तियां किसकी थी? ये थी मीराबाई जी की पंक्तियां थी, जिसे उनकी माँ गाया करती थी सुबह सुबह। ठीक है, प्रभाती के रूप में। सुभद्रा कुमारी महादेवी से कितनी बड़ी थी?
अब आप बताओ सुभद्रा कुमारी महादेवी से कितनी बड़ी थी? अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना, 2 साल बड़ी थी। कितनी बड़ी थी? 2 साल जो है वो सीनियर थी। यहाँ पर 6 साल, 2 साल, 3 साल या 10 साल, तो सही क्या है? 2 साल सीनियर थी। महादेवी किससे छिपा छिपा कर कविता लिखती थी? किससे छिपाकर? सुभद्रा कुमारी चौहान से छिपा कर वो लिखती थी। तो क्या है? सुभद्रा से, अपनी हिंदी अध्यापिका से, अपने पिता से या अपने परिवार से? तो सही क्या है? सुभद्रा से। सुभद्रा, आप ध्यान रखना, सुभद्रा कुमारी चौहान, पूरा पूरा, ठीक है। चलिए अब हम आ गए गद्यांश संख्या 4 पर। अब इसमें क्या दिया गया है इसको देख लेते हैं। एक दिन उन्होंने कहा, महादेवी तुम कविता लिखती हो। किसने कहा ये बात? ये सुभद्रा कुमारी जी ने कहा कि महादेवी तुम कविता लिखती हो। तो मैं डर के मारे कहा नहीं, चूंकि वो छिपा के लिखती थी। तो जब सुभद्रा कुमारी जी ने सामने से पूछ लिया तो उन्होंने मारे डर गई कि भाई ऐसे कैसे, तो उन्होंने बोल दिया सीधे नहीं। अंत में उन्होंने मेरी डेस्क की किताबों की तलाशी ली और बहुत सा निकल पड़ा उसमें से। अब क्या है, बोल तो दिया कि नहीं लिखते हैं, लेकिन सुभद्रा कुमारी चौहान को ये चीज़ की भनक लग चुकी थी। तो उन्होंने महादेवी वर्मा की डेस्क की तलाशी ली और उसमें से निकली बहुत सारी कविताएं। तब जैसे किसी अपराधी को पकड़ते हैं, ऐसे उन्होंने एक हाथ में कागज लिए और एक हाथ में मुझको पकड़ा और पूरे हॉस्टल में दिखाई आई कि ये कविता लिखती है। तो जैसे अपराधी को होता है ना, एक हाथ से ऐसे पकड़ो, एक हाथ से पकड़ो, दूसरे हाथ में कागज, तो इस तरीके से उन्होंने उसको पकड़ा और पूरे हॉस्टल में लेकर घूमी। ये देखो ये कविता लिखती है, यहाँ देखो ये कविता लिखती, क्योंकि ये कहीं ना कहीं सुभद्रा कुमारी चौहान की खुशी बयां कर रहा था कि सिर्फ मैं नहीं लिखती, कोई और भी लिखता है, मेरा साथी कोई और भी है। इस बात को लेकर वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न थी, इसीलिए ये बात उन्होंने पूरे हॉस्टल में कही। फिर हम दोनों की मित्रता हो गई। अब फिर क्या हुआ? फिर मित्रता हो गई। अब भाई ऐसे पहले तो जान पहचान थी, मित्रता भी थी, सब कुछ था, लेकिन चूंकि कविता के रिश्ते से अब दोनों की मित्रता हुई। क्रॉसवेल्थ में एक पेड़ की डाल नीची थी, उस डाल पर हम लोग बैठ जाते थे। जब और लड़कियां खेलती थी तब हम लोग तुक मिलाते थे। तो वहां पर भाई कॉलेज में जो है एक पेड़ था, उस पेड़ की डाल थोड़ी सी होती ना, कुछ पेड़ों की डाल नीचे होती है, तो आराम से बैठ जाओ, उस पर वो बैठ जाती और बैठ कर जो है कविताएं लिखती, तुक मिलाती। और जिस समय सब फ्री होते समय क्या होता, मोस्टली लड़कियां खेलने लगती और ये दोनों जो है उसी पेड़ की डाल पर बैठकर तुक मिलाती। तुक मिलाने का तात्पर्य क्या था? कविताएं लिखना शुरू कर देती। अब इस पर 5 प्रश्न। पहला प्रश्न है, महादेवी ने सुभद्रा से झूठ क्यों बोला? क्या कारण था महादेवी वर्मा जी जो है वो सुभद्रा जी से झूठ बोलती है कि नहीं मैं कविता नहीं लिखती? डर से, नकल से बचाने के लिए, कॉपीराइट अपने पास रखने के लिए, उपरोक्त सभी। तो उन्होंने क्या बोला था? मारे डर के मैंने बोल दिया नहीं, तो क्या था? डर के मारे झूठ बोला। तो सही क्या था? डर से। महादेवी तुम कविता लिखती हो, किसका कथन था? ये था सुभद्रा कुमारी चौहान का कथन। सुभद्रा जी जो हैं वो महादेवी वर्मा से पूछ रही थी क्या तुम कविता लिखती हो? तो यहाँ पर क्या है? बड़ी बहन को, सुभद्रा का, पिता का या माता का? तो सही क्या है? सुभद्रा का। क्रॉसवेल्थ क्या है? एक स्कूल है, गिरजाघर है, समाधि है, कोई नहीं। तो क्रॉसवेल्थ क्या था? एक स्कूल था। नेक्स्ट है, निम्न में क्रॉसवेल्थ की विशेषता थी। अब आपको बताना है क्रॉसवेल्थ की विशेषता क्या थी। यहाँ सभी धर्मों के अनुयायी थे, इनकी मेस में प्याज लहसुन का खाना नहीं बनता था, सभी धर्मों के भोजन की व्यवस्था थी, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे? यहाँ पर लेंगे उपरोक्त सभी। यहाँ पर ये पूरा प्योर वेजिटेरियन खाना बनता था और सभी लोग एक साथ बैठकर खाना खाया करते थे। नेक्स्ट है, जब सब खेलते थे उस समय लेखिका क्या करती थी? ठीक है, उस समय लेखिका क्या करती थी? वो यानी कि लेखिका महादेवी वर्मा और सुभद्रा कुमारी चौहान ये दोनों ही बैठकर तुक मिलाती थी। तुक मिलाना मतलब कविता लिखना। कहाँ पर लिखती थी? पेड़ की नीची डाल पर बैठकर। चलिए देखते हैं। सुभद्रा के साथ कविताओं का तुक मिलाती थी, सुभद्रा के साथ खेलती थी, कविताएं लिखती थी या होमवर्क करती थी? तो सही ऑप्शन क्या है? सुभद्रा के साथ कविताओं का तुक मिलाती थी। चलिए अब हम आ गए गद्यांश संख्या 5 पर। जरा इसको भी ध्यान से देख लेते हैं क्या इसमें दिया है।
उस समय एक पत्रिका निकलती थी। अब देखिए अभी तक क्या हुआ, क्रॉसवेल्स जो कॉलेज था वहाँ पर उनकी जो मित्रता है वो सुभद्रा कुमारी चौहान से हो चुकी है। अच्छी खासी वो लेखिका बन चुकी, मतलब लिखना सीख चुकी हैं। क्यों? क्योंकि सुभद्रा कुमारी तो अच्छा लिखती ही थी। महादेवी वर्मा के साथ जो जब सुभद्रा जी बैठती तो उनकी गलतियाँ सुधारती, सब करती, और इस तरीके से दोनों लोग अच्छे से लेखन, सुभद्रा पहले से ही लिखती थी और महादेवी वर्मा ने और अच्छे से लिखना शुरू कर दिया। उस समय एक पत्रिका निकलती थी स्त्री दर्पण, उसी में भेज देते थे। अब जब ये कविताएं ये लोग लिखते तो कहाँ होती थी, वो एक पत्रिका निकलती थी स्त्री दर्पण, उसमें इनकी कविताएं जाती थी छपने के लिए। अपनी तुकबंदी छप भी जाती थी, अब भेजती थी तो छप भी जाती थी। फिर यहाँ कवि सम्मेलन होने लगे तो हम लोग भी उसमें जाने लगे। अब धीरे धीरे भाई, आजकल तो एंटरटेनमेंट के लिए बहुत सारे हैं, उस समय बहुत कम चीज़ें हुआ करती थी, तो उनमें से एक था कवि सम्मेलन। तो जब कवि सम्मेलन हुआ तो उसमें सुभद्रा कुमारी चौहान और महादेवी वर्मा दोनों जाने लगे। हिंदी का उस समय प्रचार प्रसार था, चारों तरफ हिंदी जो है ज़्यादा बोली जाती थी। मैंने सन 1917 में यहाँ आई थी। कब आई थी? सन 1917 में। उसके उपरांत गांधी जी का सत्याग्रह आरंभ हो गया। फिर क्या हुआ? 1917 में वो क्रॉसवेल्थ आई और फिर उसके बाद उन्होंने क्या बताया कि उसके बाद सत्याग्रह आंदोलन आरंभ हुआ और आनंद भवन स्वतंत्रता के संघर्ष का केंद्र बन गया। तो आनंद भवन आप सभी को पता है, नेहरू जी का घर, वो जो है स्वतंत्रता का केंद्र बना। जहां तहां हिंदी का ही प्रचार चलता था, चारों तरफ हिंदी। अब उस समय हिंदी का बोलबाला था, क्योंकि अंग्रेजों का वर्चस्व था, अंग्रेजों को यहाँ से हटाना था किसी भी हालत में। अब जब हटाना है तो उनकी भाषा को हम लोग सबसे पहले जो है बहिष्कार किया, तो उसमें उसके कारण क्या हुआ, हमारी जो मातृभाषा हिंदी थी हमने उसको स्वीकार किया। कवि सम्मेलन होते थे तो क्रॉसवेल से मैडम हमको लेकर साथ जाती थी, मतलब कवि सम्मेलन हो तो जो क्रॉसवेल की जो अध्यापिका थी वो इनको साथ लेकर जाया करती थी। हम कविता सुनाते थे, कभी हरिऔध जी अध्यक्ष होते, कभी श्रीधर पाठक जी होते थे। ठीक है, अब वहाँ अब इन सभी देखिए बड़े बड़े कवि हैं, लेखक हैं, कौन कौन से वहाँ पे वो कविताएं सुनाती थी स्टेज पर, सुभद्रा कुमारी जी और महादेवी जी। और उस कवि सम्मेलन के अध्यक्ष क्या होते थे? कभी हरिऔध जी होते थे, कभी श्रीधर पाठक होते थे, कभी रत्नाकर होते थे, कभी कोई होता था। बड़े बड़े जो है लेखक और जो है कवि हुआ करते थे। कब हमारा नाम पुकारा जाए बेचैनी से सुनते थे। अब इतने सारे लोगों में हमारा नाम पुकारा जाए तो हम बैठे इंतजार करते रहते थे कि भाई हमारा नाम कब बोला जाएगा। मुझको प्रायः प्रथम पुरस्कार मिलता था, 100 से कम पदक नहीं मिले होंगे उसमें, यानी कि इतने सारे कवि सम्मेलन हुए, सब में प्रथम पुरस्कार मिलता था और लगभग उनको 100 के ऊपर पदक मिल चुके थे इस कवि सम्मेलन के लिए। अब इस पर आपके पास में 5 प्रश्न। पहला क्या है? स्त्री दर्पण क्या है? पुस्तक, अखबार, पत्रिका या कविता? तो क्या है स्त्री दर्पण? ये है पत्रिका। नेक्स्ट आते हैं, लेखिका को लेकर मैडम कहाँ जाती थी? कवि सम्मेलन में। कहाँ जाया करती थी? कवि सम्मेलन में। मंदिर में, कवि सम्मेलन में, अपने घर या बाजार? तो सही क्या है? कवि सम्मेलन में। 1917 में कौन सी घटना घटी? 1917 में क्या हुआ था? सत्याग्रह आंदोलन शुरू हुआ था। देखिए क्या सत्याग्रह आंदोलन हुआ, रॉलेट एक्ट लागू हुआ, पूना पैक्ट साइन हुआ, या रेल टूटी गई? तो सही, लूटी गई। तो सही क्या है? सत्याग्रह आंदोलन हुआ। आनंद भवन किसका केंद्र बन गया था? स्वतंत्रता संघर्ष करने वालों का केंद्र बन गया था, स्वतंत्रता संघर्ष का केंद्र बन गया था। यही पढ़ा था हमने। देखिए क्या है, संभावना का, स्वतंत्रता संघर्ष का, चोरी का या व्यापार का? तो सही क्या है? स्वतंत्रता संघर्ष का। आनंद भवन किससे संबंधित है? गांधी जी से, नेहरू से, श्यामा प्रसाद से या हेडगेवार से? तो सही क्या है? सही क्या है आपका? नेहरू जी से। चलिए अब हम आ गए गद्यांश संख्या 6 पे। इसे ध्यान से पढ़िए, ये हमारा आखिरी गद्यांश है। उनका एक लड़का था, उसको राखी बांधने के लिए वे कहती बहनों को राखी बांधनी चाहिए। अच्छा ठीक है, अब यहाँ पर मैं पहला थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं। महादेवी वर्मा के घर के बगल में एक हवेली में जवारा की बेगम रहा करती थी, जिनके साथ जिन लोगों के मतलब उनके पूरे परिवार के साथ लेखिका के परिवार के बहुत ही नज़दीकी संबंध थे। ठीक है, तो जवारा की बेगम का एक लड़का था जिसको महादेवी वर्मा राखी बांधती थी। ये वही बात चल रही है। ठीक है,
तो उनका मतलब जवारा की बेगम का, उनका लड़का था, उसको राखी बांधने के लिए वो कहती थी। अब वो क्या कहती थी, यहाँ पर समझिएगा, महादेवी वर्मा हिंदू और जवारा की बेगम मुसलमान थी, लेकिन दोनों के बीच बहुत अच्छे संबंध थे। दोनों एक दूसरे के त्योहारों को मिलजुल कर मनाते थे, एक दूसरे के यहाँ आना जाना सभी कुछ बहुत अच्छे से था। तो वही चीज़ यहाँ पर बताई गई कि जो है कि जब अब रक्षाबंधन हिंदुओं का त्यौहार होता है, तो जब रक्षाबंधन का त्यौहार पड़ा तो वो कहती थी मेरे बेटे को राखी बांधो। बहनों को राखी बांधनी चाहिए। राखी के दिन सवेरे से उसको पानी भी नहीं देती थी। क्या होता था, अब आप लोगों को पता होगा रक्षाबंधन में क्या है, जो है बिना पानी और खाने के दोनों लोग बहन भाई बिना भूखे रहते हैं, और जब मुहूर्त होता है तब राखी बांध के उसके बाद खाया जाता है। वही चीज़ है, सुबह से पानी ही नहीं देती थी। कहती थी राखी के दिन बहनें राखी बांध जाएं तब तक भाई को निराहार रहना चाहिए, ये चीज़ वो बोलती थी। बार बार कहलाती थी भाई भूखा बैठा है राखी बांधने के लिए, फिर हम लोग जाते थे। मतलब बार बार बुलवाती थी कि आओ भाई, भाई बैठा है भूखा बैठा है, आओ राखी बांधो तो भाई वो खाए। तो फिर उसके बाद ये लोग जाती थी राखी बांधने। हमको लहरिये या कुछ मिलते थे। अब यहाँ राखी बांधेंगे तो कुछ मिलता था, तो लहरिये मतलब क्या होती थी, दुपट्टे होते थे, लहरिये वाले दुपट्टे होते थे ना, वो मिलते थे, या कुछ और भी मिल जाया करता था। इसी तरह मुहर्रम में हरे कपड़े उनके बनते थे तो हमारे भी बनते थे। मुहर्रम में अगर पूरे घर के हरे कपड़े बन रहे हैं तो फिर हमारे घर में भी सबके हरे कपड़े बनते थे, हम सब उस दिन हरे कपड़े पहनते थे। फिर एक हमारा छोटा भाई हुआ, महादेवी वर्मा का एक छोटा भाई हुआ। तो ताई साहिबा ने पिता से कहा, ताई साहिबा कौन, जवारा की बेगम, उन्हें क्या कहा जाता था, ताई साहिबा। तो ताई साहिबा ने जो है लेखिका के पिताजी से कहा, देवर साहब से कहो वो मेरा नेक ठीक करके रखें। अब चूंकि घर में था तो इनके भाई को, इनके पिताजी को देवर कहती थी, ठीक है, यानी कि अपने पति के छोटे भाई के रूप में मानती थी। इसलिए परिवार में ये इस तरीके से, आजकल आंटी अंकल होता है, पहले चाचा चाची ताई ताऊ ही आस पड़ोस के लोगों को बोला जाता था, इस तरीके से होता था, ठीक है ना। तो अपने देवर से कहा कि भाई लड़का हुआ है, नेग हमें चाहिए, मैं शाम को आऊंगी। वे कपड़े वपड़े लेकर आई बच्चे के लिए। हमारी माँ को वे दुल्हन कहती थी। कहने लगी दुल्हन ताई चाची नहीं होती, वो अपनी माँ के कपड़े पहनते हैं, नहीं तो 6 महीने तक चाची ताई पहनाती हैं। अच्छा, ये ट्रेडिशन है कि जब बच्चा होता है तो 6 महीने तक घर के कपड़े नहीं पहनाए जाते हैं, जो लोग बाहर से गिफ्ट करते हैं उनके कपड़े पहनाए जाते हैं। तो यही चीज़ उन्होंने बोला, जिनकी ताई चाची नहीं होती वो घर के कपड़े पहनती है, और जिनके होते हैं वो 6 महीने तक लाती है। तो इसी ट्रेडिशन के चलते वो बच्चे के लिए क्या लेकर आई थी, कपड़े लेकर आई थी। मैं इस बच्चे के लिए कपड़े लाई हूँ, ये बड़ा सुंदर है, मैं अपनी तरफ से इसका नाम मनमोहन रखती हूँ। तो उस बच्चे का नाम क्या इन्होंने रखा, मनमोहन रखा था। चलिए इस गद्यांश में अब 5 प्रश्न, इनको देखिए। पहला प्रश्न है, नवाब साहिबा के अनुसार राखी के दिन राखी बंधवाने तक भाई को कैसे रहना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, निराहार, यानी कि बिना कुछ खाए, निराहार, फल खाकर, मिठाई खाकर या भरपूर खाकर। तो सही क्या है, निराहार रहना चाहिए। नेक्स्ट है, नवाब साहिबा लेखिका को बार बार क्या कहलाती थी। अब क्या है, नवाब साहिबा लेखिका को बार बार क्या कहती थी, भाई भूखा बैठा है राखी बांध जाओ, ये कहती थी ना, भाई भूखा बैठा है जल्दी जल्दी राखी बांधो, मेरे बचपन की राखी नहीं बंधवाएंगे, मेरे बच्चे राखी नहीं बंधवाएंगे, उपरोक्त सभी। तो सही क्या है, भाई भूखा बैठा है, ये बार बार कहलाती थी। नवाब साहिबा दुल्हन किसे कहती थी, नवाब साहिबा दुल्हन किसको बोलती थी, लेखिका की माँ को बोलती थी। क्या है, लेखिका की माँ को, लेखिका को, सुभद्रा को, सुशीला को। तो सही क्या है, लेखिका की माँ को। नवाब साहब की पत्नी ने लेखिका के छोटे भाई का क्या नाम रखा था, क्या रखा था, मनमोहन। देखते हैं, मनमोहन, मोहन, जवारा या उपरोक्त कोई नहीं। तो सही क्या है, मनमोहन। ताई साहिबा नए कपड़े लेकर क्यों आई थी, क्यों आई थी, क्योंकि एक बच्चे का जन्म हुआ था तो उसी के लिए कपड़े लेकर आई थी, है ना। बच्चे के जन्म पर उपहार स्वरूप परंपरा के कारण उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर हम लगाएंगे बच्चे के जन्म पर। क्यों लेकर आई थी, बच्चे का जन्म हुआ था तो उसके लिए लेकर आई थी।
चलिए अब हम आ गए अपने सातवें गद्यांश पे। सातवां गद्यांश क्या है? वहीं प्रोफेसर मनमोहन वर्मा आगे चलकर जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बने। वही छोटा सा बच्चा यानी कि महादेवी वर्मा का जो छोटा भाई था वो आगे चल के जम्मू यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर रहे, गोरखपुर यूनिवर्सिटी के भी वाइस चांसलर रहे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि मेरे छोटे भाई का नाम वही चला जो ताई साहिबा ने कहा, यानी कि ताई साहिबा ने जो नाम रखा वही नाम चला। ऐसा नहीं हुआ कि भाई उन्होंने रख दिया आगे चल के बदल दिया गया, ऐसा नहीं हुआ। उनके यहाँ भी हिंदी चलती थी, उर्दू भी चलती थी, यानी कि जवाहर के यहाँ क्या हिंदी उर्दू दोनों बोली जाती थी। यूं अपने घर में वे अवधी बोलते थे, यानी कि अपने घर में, अब देखिए वो अवध के रीजन के थे तो उनके घर में अवधी बोली जाती थी। वातावरण ऐसा था कि उस समय की हम लोग बहुत निकट थे। अब आजकल बहुत ही सांप्रदायिक रूप से फैलाव, लेकिन उस समय क्या था, हिंदू मुसलमान में इतना भेद नहीं था, बहुत ही निकट संबंध थे। आज की स्थिति देखकर लगता है जैसे वह सपना ही था। आज वह सपना खो गया है। तो मिलजुल कर इस तरीके से रहने वाला जो सपना था आज कहीं ना कहीं खो गया है। वो बहुत ही हसीन समय था। शायद वह सपना सत्य हो जाता तो भारत की कथा कुछ और होती, यानी कि हिंदू मुस्लिम अगर इस तरीके से मिलकर रहते तो भारत की कथा और होती। हिंदू मुस्लिम के नाम पर जो भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ वो ना हुआ होता, इतनी मारकाट हुई वो ना हुई होती। आज भी सांप्रदाय के रूप में ना जाने क्या क्या होता है, वो सब ना हुआ तो भारत का स्वरूप क्या कुछ और ही होता। चलिए अब इस पर 5 प्रश्न हैं। मनमोहन वर्मा कौन था? ठीक है, कौन है भाई, जरा देखते हैं। लेखिका के भाई, बिल्कुल सही। लेखिका के सहपाठी, लेखिका के मित्र या एक महान लेखक? तो सही क्या थे, वो लेखिका के भाई थे। नवाब साहब के घर में कौन सी भाषा बोली जाती थी? नवाब के साहब के घर में कौन सी भाषा बोली थी? अवधी भाषा बोली जाती थी, है ना। हिंदी, उर्दू, अवधी या बंगाली? तो सही क्या है, अवधी भाषा बोली जाती थी। आज की स्थिति देखकर लेखिका को क्या लगता है? आज की, ठीक है, जिस समय लेखिका ये लेख लिख रही है, मैं आज 2024 की बात नहीं कर रही हूँ, मैं जब लेखिका ने ये लेख लिखा मैं उसकी बात कर रही हूँ। तो क्या लगता है, तत्कालीन परिस्थितियां सपना थी, उस समय की स्थितियां सपना थी। इस कलुषित माहौल में उस शांत और सौहार्दपूर्ण वातावरण का दम घुट गया। तत्कालीन समाज की सामाजिक परिस्थितियां आज होती तो भारत की कथा कुछ और ही होती, या उपरोक्त सभी? तो सही ऑप्शन क्या है, उपरोक्त सभी। देखिए कुछ चीजें तो है पैराग्राफ में दी गई हैं, कुछ चीजें दबी हुई होती हैं, तो उसी के हिसाब से हमें लगाना होता है। तो यहाँ पर ये सारी चीजें सही है, तो हम क्या लगाएंगे, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट आते हैं, लेखिका के छोटे भाई का नामकरण किसने किया था? किसने किया था? जवाहरा की बेगम ने किया था। ताई साहिबा ने, नवाब साहब ने, लेखिका ने स्वयं या लेखिका ने? तो सही क्या है यहाँ पर, ताई साहिबा ने। नेक्स्ट आते हैं, मनमोहन वर्मा थे, क्या थे? लेखिका के भाई, जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, गोरखपुर विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर या उपरोक्त सभी? तो यहाँ पर हम लगाएंगे वो उपरोक्त सभी थे। तो सही क्या है, उपरोक्त सभी। चलिए यहाँ पर हमारे गद्यांश आधारित प्रश्न खत्म हो गए। अब हम बढ़ चले हैं अपने संपूर्ण पाठ आधारित प्रश्नों पर, जहां पर हम अभी तो हमारे पास गद्यांश आ रहा था, उस पर 5-5 प्रश्न आ रहे थे। अब हम पूरे चैप्टर में से कुछ प्रश्नों को देखने वाले हैं। पहला प्रश्न है, महादेवी वर्मा जी का जन्म कौन से सन में हुआ? 1900, 1905, 1907 या 1910? तो जन्म हुआ था सन 1907 में। महादेवी वर्मा जी का जन्म कौन से जिले में हुआ? बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश? तो उनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश में। ठीक है, कहाँ? फर्रुखाबाद में। चलिए देखते हैं क्या है। महादेवी वर्मा जी का जन्म कौन से शहर में हुआ? अहमदाबाद, दिल्ली, फरीदाबाद, फर्रुखाबाद? तो सही क्या है, उनका जन्म हुआ था फर्रुखाबाद में। लेखिका महादेवी वर्मा जी के परिवार में डैश वर्षों तक लड़की का जन्म नहीं हुआ। कितने वर्षों तक? 200 वर्षों तक किसी भी लड़की का जन्म नहीं हुआ था। 100, 200, 250 या 300? सही कितना है, 200 वर्षों तक। लेखिका की भेंट गांधी जी से किस स्थान पर हुई थी? अब चूंकि कवि सम्मेलन के लिए जाती थी, तो कवि सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? जब क्या कहते हैं, कवि सम्मेलन के लिए जाती थी, और
कहाँ आए थे गांधी जी? आनंद भवन आए थे। वहीं पर जाकर लेखिका आनंद गांधी जी से मिली थी। ठीक है, आनंद महल, आनंद भवन, आनंद आश्रम या आनंद निवास? सही क्या था? आनंद भवन, जो सत्याग्रह आंदोलन का केंद्र था। अब नंबर 6 है, लेखिका को संस्कृत पढ़ाने कौन आए थे? संस्कृत पढ़ाने कौन आते थे? संस्कृत पढ़ाने पंडित जी आते थे। और उर्दू फारसी पढ़ाने कौन आते थे? मौलवी जी आते थे। तो सही ऑप्शन क्या है? मौलवी साहब, पंडित जी, दोनों या कोई नहीं? तो सही ऑप्शन है पंडित जी। नेक्स्ट आते हैं, मिशन स्कूल लेखिका का पहला स्कूल था? बिल्कुल सही है, क्योंकि क्रॉसवेल्थ मिशन स्कूल गई थी मगर उनको वहां पे मन नहीं लगा था, तो फिर उनका क्रॉसवेल्थ कॉलेज में कराया गया था। तो ये क्या है? सही है। नेक्स्ट आते हैं, लेखिका की गर्ल्स कॉलेज में कौन से दर्जे में भर्ती हुई थी? कौन से? जब वो 5th क्लास में, यानी कि 5वें दर्जे में। ठीक है, पहले, दूसरे, तीसरे या 5वें? तो सही क्या है? 5वें दर्जे में हुई थी। लेखिका को पुरस्कार में जो कटोरा मिला, वह कटोरा उनसे किसने ले लिया? अब लेखिका जो है वो कवि सम्मेलन के लिए अक्सर बाहर जाती थी, तो हमेशा उनको प्रथम पुरस्कार मिलता था। तो एक बार उनको पुरस्कार के रूप में चांदी का कटोरा मिला। अब जब वो आनंद भवन गांधी जी से मिलने गई तो वो चांदी का कटोरा लेकर गई, और उन्होंने जो है वो मतलब चूंकि इतना अच्छा इनाम मिला था, तो वो उन्होंने गांधी जी को दिखाया कि भाई ये मुझे कवि सम्मेलन के रूप में मिला। तो फिर उन्होंने वो कवि सम्मेलन वो में मिला वो चांदी का कटोरा उनसे ले लिया था कि भाई देश के लिए ये कटोरा तुम हमें दे दो। माता जी ने, सुभद्रा कुमारी ने, गांधी जी ने या अध्यापिका ने? तो सही क्या है? ये गांधी जी ने ले लिया था। नेक्स्ट आते हैं, किसे देखकर लेखिका चारपाई के नीचे जा छिपती थी? किसको देखकर? मौलवी जी जो आते थे उन्हें उर्दू फारसी पढ़ाने, उनको देखकर वो हमेशा चारपाई के नीचे छिप जाती थी। तो सही क्या है? बापू को देखकर, माता को देखकर, मौलवी साहब को देखकर या भाई को देखकर? तो सही ऑप्शन क्या है? मौलवी साहब को देखकर। तो देखा, इस तरीके से हमने आज अपने MCQs कंप्लीट किए मेरे बचपन के दिन। ठीक है, तो ये यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब हमारा गद्य खंड कंप्लीट है। अब हम किसकी तरफ बढ़ेंगे? काव्य खंड की तरफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम करेंगे काव्य खंड के MCQs को। तो काव्य खंड की पंक्तियों को आप अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जब हम करेंगे तो ये आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो एक बार अगर आप पढ़ लोगे ना तो फटाफट वो सारी चीज़ें दोबारा रिवाइज हो जाएंगी, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको गद्यांश पढ़ा रही थी, समझा रही थी, सारी एक एक चीज़ें अच्छे से समझा रही थी। उसी तरीके से जब हम काव्यांश के बहुविकल्पीय प्रश्न करेंगे तो उसमें भी मैं आपको सारे काव्यांश एक एक करके समझाते हुए चलूँगी, ताकि आप अच्छे से समझ सको और फिर उनके बहुविकल्पीय प्रश्नों को कर सको। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।